हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित उन तथ्यों को जानेंगे जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा और क्लास के पश्चात लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। देखिए, आपकी लाइक और कमेंट जो है मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। देखिए, सम्राट अशोक का जन्म होता है इनका जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में। आपका कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना। तब भारत का राजधानी जो था वो आपका पाटलिपुत्र हुआ करता था, यानी मौर्य डायनेस्टी में। इनका देहांत होता है 232 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में ही। और इनका समाधि भी आपका पाटलिपुत्र में ही बनाया जाता है। सम्राट अशोक को कई नामों से जाना गया है इतिहास में, जिसमें आपका सम्राट अशोक को मगध सम्राट ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक जो थे अपने शिलालेखों में अशोक नाम ना लिखकर ज्यादातर वो मगध सम्राट के नाम से ही लिखते थे। दूसरा नंबर आपका अशोक वर्धन यानी अशोक वर्धन जो है ये आपका वायु पुराण में उल्लेख है, जो कि सम्राट अशोक को ही जाना जाता था। और आपका प्रियदर्शनी ये राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में प्रियदर्शनी नाम से मिलता है, जो कि सम्राट अशोक के नाम से ही जाना गया है। और आपका धर्म अशोक के नाम से भी जाना गया है। धर्म अशोक और चंड अशोक के नाम से भी जाना गया है इनको। ठीक है, चंड अशोक से ही धर्म अशोक बनते हैं वो। तो इनका पिताजी का नाम आपका बिंदुसार था। मैं ऑलरेडी बिंदुसार के ऊपर में एक सेशन कर चुका हूं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बिंदुसार का जीवनी से संबंधित भी अनेक प्रश्नों परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका जो माता का नाम इनका था सुभद्रा। माता का नाम सुभद्रांगी था। और इनका पत्नी देखा जाए, अच्छा पत्नी बाद में लेता हूं। इनका दादाजी थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य और इनका दादी थी मूरा। और पत्नी देखा जाए सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थी, जिसमें महादेवी, असंधमित्रा और पद्मावती और तिस्य रचिता थी। महादेवी से देखिए इनको 2 पुत्र की प्राप्ति होता है। एक का नाम था महेंद्र और दूसरा का नाम था मित्र। और पद्मावती जो थी, इससे एक पुत्र की प्राप्ति होता है कुणाल। ऐसा माना जाता है कि कुणाल की आंखें
निकाल ली जाती है, यानी कुणाल की जो आंखें थी अत्यंत सुंदर थी। ये क्यों निकाला जाता है? एक षड्यंत्र के कारण। ऐसा माना जाता है कि तीसरा रचिता जो थी वह आपका 20 कन्या थी। 20 कन्या कहने का मतलब एक ऐसी नारी जिसका माता पिता कौन है यह सम्राट के अलावा किसी को पता नहीं चलता था, यानी इनका बायोग्राफी जो है गुप्त रखा जाता था और इसे पालन पोषण के दौरान ही खाद्य वस्तु में थोड़ी थोड़ी बहुत जहर दिया जाता था। उसी तरह से इस 20 कन्याओं को दिया जाता था। ये 20 कन्या जो होती थी अत्यंत सुंदर होती थी और जब युवा अवस्था में पहुंचती थी इसका सौंदर्य का उपयोग जो है शत्रु को मारने के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है इन स्त्रियों के ऊपर में किसी भी विष का प्रभाव नहीं पड़ता था और इसी 20 कन्या जो है आपका सम्राट अशोक के संपर्क में आती है, लेकिन एक समय सम्राट अशोक से कुछ मांगती है तो मांगने में वह मगध का सिंहासन मांगती है जो कि महज 8 दिनों के लिए मांगती है और उस 8 दिन में ही एक षड्यंत्र से आपका कुणाल की जो है आंखें निकाल ली जाती है। बाद में सम्राट अशोक को जब ये पता चलता है कि तीसरा रचिता जो है आपका कुणाल की आंखें निकाली है तो उसे जिंदा जला देते हैं चौराहे पर। दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि देखिए सम्राट अशोक जो है आपका 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में वो कलिंग नहीं मगध का सम्राट बनते हैं। मगध का सम्राट बनते हैं और आपका 261 ईस्वी में वो कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। महज आपका राजा बनने के 8 वर्ष के बाद ही वो कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कलिंग यानी तब के समय में उड़ीसा, यानी कलिंग मतलब वर्तमान समय में कलिंग को हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार जो थे, बिंदुसार सम्राट अशोक के अलावा सबसे बड़े पुत्र, उनका एक पुत्र था जो कि सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था आपका सुशील। उसका नाम था सुशील। सुशील जो है आपका तक्षशिला का शासक हुआ करता था, लेकिन तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला में विद्रोह होता है। विद्रोह को दबाने के लिए आपको अशोक को बुलाया जाता है। अशोक को बुलाया गया और अशोक आकर उस विद्रोह को दबाते हैं। और यहीं पर देखा जाए अशोक की जो खासियत जो है उनके रणनीति या युद्ध नीति से जो मंत्रिमंडल जो है वो अत्यंत प्रभावित होते हैं और यहीं से अशोक का दबदबा जो है बढ़ने लगता है। और अंत में देखिए आपका मगध का वो शासन संभालते हैं। और देखिए सम्राट अशोक जो है ये कुल आपका 99 भाई थे, लेकिन भाइयों के द्वारा जब बहन को माता को मार दिया जाता है तो यहाँ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर अपने सभी भाइयों को मौत के घाट उतार देते हैं। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो है अत्यंत सॉफ्ट हृदय वाले भी व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक जो है, हालांकि इनका जो राज्य की जो सीमा थी कई दूर तक थी, लेकिन उन्होंने जीवन में एकमात्र ऐसा लड़ाई लड़ते हैं जो कि उसकी नरसंहार को देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। यानी इनका जो हृदय जो है वो अत्यंत परिवर्तन हो जाता है।
वो था आपका युद्ध, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध में लगभग आपका 1 लाख सैनिक मारे जाते हैं और 1.5 लाख सैनिकों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसा माना गया है कि कलिंग युद्ध के दौरान जब वो रणभूमि में चारों ओर मृत शरीर को देखते हैं, अपने राज्य में विधवा औरतों को विलाप करते हुए देखते हैं, तो उनका जो हृदय जो है अत्यंत पसीज जाता है और वो राज्य पर विजय प्राप्त करने की जो आकांक्षा है उसे मन से निकालते हुए दिल पर विजय प्राप्त करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। और ऐसा माना गया है कि सम्राट अशोक जो थे उनके समय में एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करता था। उस बौद्ध भिक्षुक ने जब सम्राट अशोक से एक प्रश्न करते हैं कि हे सम्राट, मेरे हाथों में जो एक मृत बच्चे का जो शरीर है, क्या इसके अंदर आप जान डाल सकते हैं? आप तो सम्राट हैं, आप विजेता हैं। तो सम्राट उस भिक्षुक के कथनों को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और उनका मन जो है अत्यंत पसीज जाता है और तभी वो आपका जो राज्य पर विजय प्राप्त करने की जो अभिलाषा थी उसे मन से निष्कासित करते हुए दिलों पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा मन में ठान लेते हैं और दिलों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा उनके अंदर पनपने लगती है। ऐसा माना गया है कि सम्राट अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोध। ठीक है, निग्रोध जो था वो अत्यंत शांत स्वभाव का लड़का था जो कि बौद्ध भिक्षुक था। सम्राट अशोक एक बार उससे पूछते हैं कि तुम इतना शांत कैसे रहते हो? तो निग्रोध बताता है कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि इसके बातों से प्रभावित होकर आपका यानी निग्रोध की जीवन शैलियों को देखकर सम्राट अशोक जो है अत्यंत प्रभावित होते हैं और निग्रोध ही सम्राट अशोक को उपगुप्त के पास लेकर जाते हैं जो कि एक बौद्ध भिक्षुक थे और उनकी वाणियों से प्रभावित होकर ही सम्राट अशोक जो है आपका बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। जबकि आपका आरंभ में इनका जीवन देखा जाए शिव धर्म को मानते थे और युद्ध के पश्चात यानी कलिंग के युद्ध के पश्चात आपका बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसके संपर्क में आकर सम्राट अशोक जो है आपका बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं? तो वो थे आपका उपगुप्त के संपर्क में आकर सम्राट अशोक क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। देखिए, सम्राट अशोक की जो सीमा जो थी तब के समय में वह अत्यंत लंबी चौड़ी सीमा थी। तो मैं चाहूंगा थोड़ी बहुत उस पर भी डिस्कस कर लिया जाए। तब के समय में उनकी सीमा कहाँ कहाँ थी? तो देखिए, उनका सीमा था आपका गंधार, कंदाहार, हिराट, ये तीनों जो एरिया था आपका अफगानिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, अफगानिस्तान में। दूसरी तरफ देखा जाए आपका फिरोजपुर जो कि वर्तमान में देखा जाए आपका पाकिस्तान का पंजाब इलाका में है, जो कि यहीं का राजा हुआ करते थे पुरुषोत्तम, जिन्होंने आपका सिकंदर के साथ युद्ध किए थे। ठीक है, पुरुषोत्तम। दूसरी तरफ देखा जाए आर्सोसिया, बलूचिस्तान, मगध यानी बिहार का दक्षिण प्रांत, ठीक है। मथुरा, वर्तमान में मथुरा ही है। कौशल,
कौशल, गिरनार यानी गुजरात में था, ठीक है। उज्जैन, वर्तमान में उज्जैनी है। उज्जैन और सांची यानी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। दूसरी तरफ देखा जाए अमरावती यानी आंध्र प्रदेश। ये तो भारत का इलाका हुआ। ये भारत के इलाका के अलावा यदि अंतर्राष्ट्रीय देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखा जाए तो आपका मगध का जो साम्राज्य जो है आपका कहाँ कहाँ हुआ करता था? आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, यानी नेपाल में ही भूटान भी आ जाएगा, बलूचिस्तान। इन सब प्रांतों में आपका मगध साम्राज्य की सीमा थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आपका सम्राट अशोक के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखा जाए, भारत की जो सीमा थी वो अत्यंत बृहद थी। एक हिसाब से देखा जाए तो सम्राट अशोक का जीवनी जो है हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनका जो राज्य की जो सीमा जो थी वो भारत के बाहर भी थी। यानी देखा जाए आपका भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है उसमें सम्राट अशोक का भी अत्यंत योगदान रहा है। अपने पुत्र महेंद्र और सिंहमित्र लड़की दोनों को आपका सिंहल द्वीप पर भेजते हैं बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए। यानी सिंहल द्वीप यानी आज जो वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, तो श्रीलंका में इनका पुत्र जाते हैं जिनका नाम था महेंद्र और सिंहमित्रा। सिंहमित्रा कौन थी? बेटी थी और महेंद्र पुत्र था। और श्रीलंका तब के समय में किस नाम से जाना जाता था? सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो देखिए सम्राट अशोक जो है, अब मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक शिलालेखों का उपयोग करते हैं। तो उनके जो शिलालेख है मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया था। उन शिलालेखों को हम जानेंगे। देखिए उनके द्वारा उपयोग किया गया शिलालेख। तो देखिए शिलालेख थे आपका मूल रूप से 4 थे, जिसमें से आपका पहला था ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आपका चौथा था अरमाइक। ठीक है, ये जो ग्रीक और अरमाइक जो शिलालेख है हमें कहां से प्राप्त होता है? अफगानिस्तान से। वहीं खरोष्टी शिलालेख है हमको कहां से प्राप्त होता है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। पश्चिम पाकिस्तान से। और ब्राह्मी जो शिलालेख है हमें कहां से प्राप्त होता है? भारत से। तो देखिए ऐसा जो शिलालेख है, इन शिलालेखों को 2 भाषा में लिखा गया था। एक था पाली भाषा और दूसरा था प्राकृत भाषा। ठीक है, ये जो खरोष्टी शिलालेख है, यह शिलालेख जो है आपका दाहिना से बायां की ओर लिखा जाता था।
बाएं की ओर लिखा जाता था। वहीं आपका जो ब्राह्मी शिलालेख है यह आपका बायां से दाहिना की ओर लिखा जाता था। देखिए, जो ब्राह्मी जो शिलालेख है, इसी शिलालेखों के जरिए, यानी ब्राह्मी जो शिलालेख है, इसी शिलालेख से आपका देवनागरी, असामीस, बांग्ला और हिंदी भाषा का वर्णमाला का आविष्कार हुआ है। ठीक है। अशोक के शिलालेखों का खोज किया जाता है आपका अशोक का शिलालेख का खोज होता है। कब होता है आपका? 1750 ईस्वी में। ठीक है। किसने किया था अशोक के शिलालेखों का खोज? पादेटी आपका फैंथलर। ठीक है। पादटी फैंथलर जो है शिलालेखों का खोज करते हैं और इस शिलालेखों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। आपका इनको शिलालेखों को पढ़ा जाता है। कब पढ़ा जाता है? आपका 1837 ईस्वी में, जो कि जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप जो है पढ़ने में सक्षम होते हैं और इसकी खोज करते हैं आपका पादेटी फैंथलर। देखिए परीक्षा में ये सब पूछा जा सकता है। अशोक का शिलालेखों का खोज कब होता है? 1750 ईस्वी में। इसे पढ़ने में सक्षम होते हैं पादेटी फैंथलर और अशोक के शिलालेखों का खोज जो है आपका 1750 ईस्वी में होता है। किसने किया था? पादेटी फैंथलर ने किया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। तो आपके लिए एक प्रश्न और यहां से निकल के आता है कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है। वहीं आपका प्राचीन तिथियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को आपका पेलियोग्राफी कहते हैं। देखिए ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपका परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं या प्राचीन तिथियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है। अशोक द्वारा जो शिलालेख जो था वो किस किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में लिखा गया था और प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। अशोक का शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक जो है आपका अरमाइक जो है कहाँ से प्राप्त होता है? अफगानिस्तान से। साथ में ग्रीक जो शिलालेख है वो भी अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। खरोष्टी जो है आपका उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त होता है। अब ब्राह्मी जो है आपका भारत से प्राप्त होता है। जो ब्राह्मी है आपका बाएं से दायां की ओर लिखा जाता है। वहीं खरोष्टी जो शिलालेख है वो आपका दाहिने से बायां की ओर लिखा गया था। ठीक है। अशोक के शिलालेखों को जो खोज किया गया था आपका 1750 ईस्वी में किया गया था। इसे खोज करने का श्रेय जाता है पादेटी फैंथलर को और अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था 1837 ईस्वी को, जिसका श्रेय जाता है आपका जेम्स
प्रिसेप्ट को। देखिए ये सब आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यंत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम्राट अशोक जो है आपका अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए शिलालेखों का उपयोग करते हैं। तो लगभग वो शिलालेख जो थे वो आपका 14 थे, जो कि 14 शिलालेखों में आपका साम्राज्य की कुछ नीतियों को भी उल्लेखित किया गया था और साथ में आम जनता के लिए सामाजिक और न्यायी और धर्म का कुछ उपदेश भी दिए गए थे। तो देखिए यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम शिलालेखों में किसका उल्लेख है, ठीक है, यानी किस संबंधित बातों को कहा गया है। तो हम थोड़ा संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम शिलालेखों में देखिए हम जानेंगे कि प्रथम शिलालेख, देखिए मैं नंबर का माध्यम से चलूंगा, ठीक है। जो प्रथम शिलालेख है आपका, प्रथम शिलालेखों में आपका पशु बलि का निंदा किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताया कि सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए वो पशु बलि का निंदा करते हैं। दूसरा जो शिलालेख है इसमें मनुष्य और पशु का चिकित्सा व्यवस्था की बात कही गई है इसमें, ठीक है। तीसरा जो है आपका तीसरा शिलालेखों में 5वें वर्ष के उपरांत अधिकारियों को दौरे पर जाने का उपदेश दिया गया है, जाने का उपदेश दिया गया है। वहीं आपका जो चौथा शिलालेख है उसमें धर्म घोष की बात कही गई है। यानी धर्म से संबंधित उपदेश दिया गया है चौथा में। पांचवा जो शिलालेख है उसमें आपका धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है, नियुक्ति की बात कही गई है। छठा जो है आपका शिलालेख आपका आत्म नियंत्रण, आत्म नियंत्रण का शिक्षा दिया गया है। सातवां जो है आपका अशोक का तीर्थ यात्रा का वर्णन है। देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि सम्राट अशोक जब कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं, उसके नर संहार को देख कर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और वो उनका मन जो है अब कहीं ना कहीं बैराग की ओर जा रहा था। तो उन जो 7 जो शिलालेख है उसमें बताया गया है सम्राट अशोक किस तरह से तीर्थ यात्रा करते हैं। और आपका 8वां जो है आपका सॉरी 7वां और 8वां जो है आपका अशोक का तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। और 9वां जो है आपका 9वां में आपका सच्चे शिष्टाचार का वर्णन है, ठीक है। वहीं आपका 10वां देखा जाए तो 10वां में राजा और उच्च अधिकारियों को
प्रजा के विषय में सोचने की बात कही गई है। कही गई है। 11वां जो है आपका धर्म की व्याख्या की गई है। और 12वां जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक है। वहीं आपका 13वां जो है आपका कलिंग युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। उसमें उल्लेख है। वहीं आपका 14वां अगर देखा जाए जो कि अंतिम है, जनता को धार्मिक जीवन बिताने की सलाह दिया गया है। तो इस हिसाब से देखें, अशोक द्वारा शिला लेखों का उपदेश। ठीक है। तो ये जो शिलालेख देखते हैं, इन शिलालेखों में ये आपका ये सब उपदेश दिए गए थे। तो अब मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि काफी फायदेमंद होगा। जिस तरह से आप जाने कि अशोक द्वारा लिखे गए जो शिलालेख थे वो लगभग आपका 14 थे, और वहीं स्तंभ देखा जाए तो 7 थे। इन स्तंभों में और शिलालेखों का जो उपयोग किया गया था, मूल रूप से आपका आम जनता को धर्म का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और जीवन जीने की शैली जो है वो शिलालेखों के माध्यम से सिखाया गया था। ठीक है। यानी इन शिलालेखों के माध्यम से सम्राट अशोक जो है आम जनता को सीधे तौर पर ये उपदेश दिए थे कि एक इंसान को या एक राजा को क्या करना चाहिए, जिसके जरिए उसका साम्राज्य जो है सुदृढ़ रह सकता है। तो उसी तरह से सम्राट अशोक जो है आपका 7 स्तंभों का भी निर्माण करते हैं। उन सातों स्तंभों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए वो 7 स्तंभ थे आपका। पहला स्तंभ ये था आपका 7 स्तंभ से प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ का जो लेख है ये आपका कहाँ है? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में था। ठीक है। जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया। क्या था? वहीं दूसरा देखा जाए दिल्ली टोपरा था। दिल्ली टोपरा जिसे फिरोज शाह द्वारा टोपरा से दिल्ली में स्थापित किया गया था। देखिए कभी कभी ये सब पूछ दिया जाता है, स्थापित किया था। वहीं तीसरा देखा जाए दिल्ली मेरठ था, जो कि आपका दिल्ली में था। पहले तो मेरठ में ही था, पहले वो मेरठ में था, लेकिन फिरोज शाह के द्वारा वो कहां लाया गया? दिल्ली लाया गया। ठीक है। चौथा जो है रामपुरवा होगा। रामपुरवा जो है आपका
चंपारण में था, जो कि चंपारण कहाँ है आपका, बिहार में। ठीक है। पांचवा जो है आपका लोरिया था, और ये राज्य जो कि ये भी चंपारण में है आपका। छठा देखा जाए आपका लोरिया नंदनगर, नंदनगर था, जो कि ये भी कहाँ है आपका, चंपारण में है। ठीक है। जिस पर क्या है, मोर का पंख बना है। ठीक है, मोर का पंख बना है। ठीक है। इस हिसाब से देखें आप, ये जो 6 जो है ये स्तंभ है। इन स्तंभों के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक जो है कलिंग युद्ध के पश्चात उनका हृदय जो है अत्यंत परिवर्तित हो जाता है, और वो चंड अशोक से धर्म अशोक के नाम से जाने जाते हैं, और अपने समाज को धार्मिक रास्ते में लेके जाने के लिए अपनी ओर से एक पोस्ट भी क्रिएट करते हैं, जिनका मूल उद्देश्य था कि आम जनता को धार्मिक ज्ञान देना। शिलालेखों में आपका राजकीय जो है कुछ नीति नियमों को भी उल्लेखित करते हैं, जिसमें पहला ये था कि पशु के प्रति सद्भावना की विचार रखना, यानी उनके प्रति दया रखना, और वो क्या करते हैं, अपने समाज में जगह जगह रास्ते का निर्माण करते हैं। पशुओं की जल की आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए छोटे छोटे चौबाचा बनाते हैं, और बड़े बड़े जलाशय का भी निर्माण भी करते हैं। ऐसा माना गया है सामूहिक वृक्षारोपण की जो योजना जो है आपका सम्राट अशोक के साम्राज्य से ही चलते आ रही है। आज जो वर्तमान में आप देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी जो है या बड़े बड़े जो नेतागण जो हैं आपका सामूहिक वृक्षारोपण प्लानिंग को अपनाते हैं, योजना को अपनाते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं सम्राट अशोक का जीवन से ही जोड़कर देखा जाता है। तो सम्राट अशोक जो है आपका देखिए, उनका हृदय जो है पूर्ण रूप से अपरिवर्तित हो चुका था। वो अपने समाज में जो निम्न वर्ग के लोग थे उसके लिए भी क्या करते हैं, वो गृह का निर्माण करते हैं और उन्हें बसाते भी हैं। जिसमें से देखा जाए आपका बराबर की एक पहाड़ी था, ठीक है, नाम था बराबर की पहाड़ियां। बराबर की पहाड़ियों में वो गुफा बनाते हैं, जहां उन गुफाओं में आपका कर्ज, चौपार और सुदामा और विश्व झोपड़ी, यानी इन गृहों को इस नाम से जाना जाता है, और जहां की वो आजीविकों को रहने के लिए देते हैं। ठीक है। तो यही कारण था कि सम्राट अशोक को देखिए उनका आचरण सोच विचार काम काज का जो तौर तरीका था पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसीलिए उन्हें महामती अशोक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको कई नामों से मैं पहले बताया आपको। तो देखिए इनका जो व्यवहार है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है, यानी काम काज करने का तौर तरीका भी जो है, इनका सोचने का जो तौर तरीका जो है पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसीलिए उनको जनता जो है उन्हें महामती अशोक के नाम से भी आगे जाके जानती है। ठीक है। तो जैसे कि मैं बताया आपको, सम्राट अशोक जो है धर्म का विस्तार करने के लिए कई पदों का नियुक्ति भी करते हैं, और इसके साथ साथ अपने समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए कई पद क्रिएट करते हैं, जो कि उनका कार्य जो था अलग अलग था। तो मैं चाहूंगा उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो बेटर होता। तो चलिए आप इसका एक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट देखेंगे तो आपका ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी अपने समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए सम्राट अशोक जो है कई पदों को नियुक्ति करते हैं, जिनका अलग अलग कार्य बांटा गया था। उन पदों के बारे में भी जानेंगे और साथ में उनके पद से संबंधित जो कार्य है उनके बारे में भी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए उनका पद था, उनके द्वारा बनाए गए जो पद थे, आपका पहला पद था आपका बालाध्यक्ष। बालाध्यक्ष यानी इनका कार्य होता था सामाजिक विभाग का संचालन, ठीक है, संचालन। दूसरा पद होता था नगरा अध्यक्ष। इनका कार्य होता था नगर का शासन चलाना, ठीक है। राजा के लिए मंत्री परिषद का गठन करता था। मंत्री परिषद यानी राजा को सलाह देते थे लोग। इनकी संख्या जो थी आपका 12, 16 या 20 हुआ करती थी, ठीक है। धर्म के प्रचार के लिए आपका धर्म महापात्र हुआ करते थे। इनका काम था धर्म का प्रचार करना। 5 नंबर में देखा जाए आपका जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचर को तब के समय में गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। और वहीं गुप्तचर एक ऐसे गुप्तचर भी होते थे जो कि आपका एक स्थान में रहकर काम करते थे। ये जो गूढ़ पुरुष होते थे ये आपका समाज के अन्य भागों में जाते थे और देखते थे अधिकारियों द्वारा कहीं जनता का शोषण तो नहीं किया जाता था। लेकिन कुछ गुप्तचर जो ऐसे भी होते थे जो एक स्थान में रहकर काम करते थे, ठीक है। गुप्तचर जो एक स्थान में रहकर काम करते थे, इन्हें किस नाम से जाना गया है? संस्था के नाम से जाना गया था, ठीक है। वहीं आपका 7 नंबर में देखा जाए जो सरकारी भूमि हुआ करती थी, सरकारी भूमि उसे सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है। 8 नंबर में देखिए कुछ ऐसे भूमि भी हुआ करते थे जो कि बिन बारिश के बदौलत भी एक अच्छा फसल की पैदावार करती थी। उस भूमि को आपका अदेव मातृ कहा जाता था। बिन वर्षा का पैदावार, ठीक है, यानी वर्षा उस स्थान पर नहीं होता था लेकिन फिर भी फसल अच्छा होता था, तो उस स्थान को किस नाम से जाना जाता था? आदेव मातृ कहा जाता, ठीक है। दूसरी नंबर, उनके शासन काल में वेश्याओं को अपनी इच्छा अनुसार अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए कार्य करने का अधिकार भी था, तो जिसे रूपा जीवा कहा जाता था। यानी महिलाएं जो हैं इच्छा के अनुसार वेश्या की काम कर सकती थी, जिसे रूपा जीवा के नाम से जाना गया है, ठीक है। और वहीं प्रशासन का सबसे छोटी इकाई जो
जो था वो था ग्राम। वहीं देखा जाए और ग्राम का जो प्रधान हुआ करते थे उसे क्या कहा जाता था? ग्रामीण, यानी ग्रामीण मतलब मुखिया। ठीक है, देखिए प्रशासकों में सबसे छोटा जो हुआ करता था वो था गोप। ठीक है, गोप जो है लगभग आपका 10 गांव का देखरेख करता था, रेख करता था। ठीक है, और जो प्रांतों का प्रमुख हुआ करते थे, यानी एक प्रांत का जो प्रमुख हुआ करते थे उसे कुमार या राष्ट्रीय कहा जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें आप, मौर्य साम्राज्य का जो है, और एक बात है 13 नंबर में देख लीजिए, कहा जाता था, यानी मुख्य पुरोहित और मुख्यमंत्री को पद पर आसीन होने के लिए उन्हें एक परीक्षा का सामना करना पड़ता था, जिस परीक्षा को उपदा परीक्षण कहा जाता था। यानी आप समझ सकते हैं तब के समय में भी जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का एग्जाम की जो तैयारी जो था तब के समय में मुख्यमंत्री और पुरोहित को भी करना पड़ता था। यानी राज सिंहासन यानी साम्राज्य यानी राज दरबार में मुख्य पुरोहित और पुरोहित बनने के लिए तब के समय में भी आपका इन मुख्यमंत्री और पुरोहित कैंडिडेट को एक परीक्षा का सामना करना पड़ता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। यानी जिस तरह से आज आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस तरह से तब के समय में भी परीक्षा का तैयारी करना पड़ता था इस तरह का पद के लिए। ठीक है, दूसरी ओर देखा जाए आपका नगर कार्य को चलाने के लिए, आपका नगर कार्य को चलाने के लिए 30 सदस्य का एक मंडल हुआ करता था, जिसका ये जो 30 सदस्य जो थे इनका 6 भाग हुआ करता था। ठीक है, इन 6 भाग में आपका 5-5 सदस्य होते थे। यानी ये पांचों सदस्य जो है, 5-5 जो सदस्य है, अपने नगर को देखते थे कि उनकी नगर में क्या कमियां है। यदि कुछ कमियां होती थी तो वो जाकर सीधे राज दरबार में राजा को सूचित करते थे। ठीक है, देखिए इस तरह से आपका मौर्य साम्राज्य जो है आपका समाप्त होता है। मौर्य साम्राज्य में जो लगभग है आपका मौर्य साम्राज्य, लगभग आपका 137 वर्ष तक शासन करते हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य आपका 137 वर्ष तक शासन चलता है मौर्य साम्राज्य का, जिसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक जो है आपका 42 ईयर्स तक शासन करते हैं। और अंतिम में आपका देखा जाए तो बृहदत्त था। परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है मौर्य सम्राट का अंतिम शासक कौन थे, तो मौर्य सम्राट का जो अंतिम जो शासक थे आपका बृहदत्त थे। देखिए इनकी हत्या हो जाती है। बृहदत्त की हत्या जो है पुष्यमित्र सुंग करते हैं। ठीक है, इनकी हत्या जो है कौन करता है? पुष्यमित्र सुंग करते हैं। ये पुष्यमित्र जो है आपका बृहदत्त का क्या हुआ करते थे? सेनापति। और पुष्यमित्र सुंग जो है आगे जाकर
सुंग वंश की स्थापना करते हैं। सुंग वंश की स्थापना करते हैं, यानी विजयदत्त के मारने के पश्चात ये सुंग वंश की स्थापना करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए आज का क्लास जो है मैं यही समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आज के सेशन में जो संक्षेप में कुछ तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं वह आपके लिए अत्यंत फायदेमंद हो। और अब तक आप लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किए होंगे तो अब तक आप कर चुके होंगे। और आज की क्लास यही समाप्त करता हूं। आपकी रात जो है सुखमय हो। जय हिंद। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।